स्वागत है आप सभी लोगों का टेस्ट सीरीज के एनालिसिस एंड सॉल्यूशन वीडियो में। आप सभी को पता है कि ये जो टेस्ट सीरीज थी दैट इज़ बेस्ड ऑन CMVR 1989 एंड GSER जनरल स्टैट्यूटरी रूल। और यहाँ पे ये जो जनरल स्टैट्यूटरी रूल हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द मोटर व्हीकल। आपको काफ़ी सारे लोगों को इसमें एक कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कौन कौन से हम जनरल स्टैट्यूटरी रूल पढ़े हैं। बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है, बहुत सारे रूल्स हैं, क्या सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखना, मैंने कई बार वैसे तो ये सारी चीज़ें बताया हुआ है, आपको सारे जनरल स्टैट्यूटरी रूल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप फालतू में टाइम वेस्ट करोगे। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं, बट मेरा ओपिनियन ये होगा कि आप सबके रिकमेंडेशन पे ना जाएं, आप खुद की एनालिसिस कर लें। जो स्टैट्यूटरी रूल ऐसे हैं जो फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं या फिर कोई भी CMVR का डाटा ऐसा है जो फ्रिक्वेंटली चेंज होता है, आपको लगता है कि ये तो कई बार चेंज हो चुका है, उसे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टैटिक डाटा हैं CMVR के, जो स्टैटिक्स डाटा हैं जो चेंज कम होते हैं या फिर नहीं होते हैं, जिनके होने की प्रोबेबिलिटी कम है, वो आपको याद रखने हैं। उसमें भी सारे याद नहीं रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही याद रखने हैं। और जब जब मैं पढ़ता हूँ, जब वो टाइप की चीज़ें आती हैं तो आपको बताता हूँ कि वो याद रखने हैं। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चेंज ऐसे होते हैं जो आपको याद रखने ही रखने हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए बता दूँ, रिसेंटली गवर्नमेंट ने पास किया कि जो ड्राइवर है, ड्राइवर के को सीट पे जो बैठा हुआ है, उस आदमी के लिए भी अब एयर बैग को कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये बेसिकली आपके सेफ्टी से रिलेटेड है। इसी तरीके से कोई अगर रेगुलेशंस रोड सेफ्टी से रिलेटेड आता है, कोई जनरल स्टैट्यूटरी लॉ ऐसा है जो पर्टिकुलर रोड यूजर्स हैं उनके सेफ्टी से रिलेटेड है, तो इस टाइप की चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। या फिर व्हीकल में कोई सिक्योरिटी सिस्टम न्यूली ऐड किया गया है, तो इस टाइप की चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो आपको पढ़ना चाहिए। बाकी छोटे मोटे चेंज कंटिन्यूसली आते रहते हैं, सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और सारे आपको याद भी नहीं रखने हैं। चूँकि आप लोगों को काफ़ी सारा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, तो मैं इस पर एक सेपरेट छोटा सा वीडियो बना दूंगा किस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी है और क्यों उस तरीके से याद रखनी चाहिए। अभी के लिए हम एनालिसिस एंड सोल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा हमारा फॉर्मेट है वैसे ही डिस्कस करेंगे। ये कुछ स्टार परफॉर्मर हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और इनसे एज इट इज़ उम्मीद है एज यूजुअल कि आप ऐसे ही परफॉर्म करते रहेंगे। यहाँ पे कुछ BPSC कैंडिडेट हैं, ये आपके रिलेटिव मार्क्स हैं BPSC के जो कैंडिडेट्स ने टेस्ट दिए थे उनके रिस्पेक्ट में। बाकी आई एम रियली सॉरी कि जो फीमेल कैंडिडेट है, चूँकि मैं वहाँ पे जेंडर मेंशन करना भूल गया था इसलिए कैटेगराइज नहीं हो पाया। और ये बेसिकली कुछ स्टैटिक्स है कि किस एग्जाम की प्रिपरेशन कितने लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज मेंशन है, आप देख सकते हैं। ये आपके कैटेगरी का स्टैटिक्स है, आपके कैटेगरी से कितने लोगों ने टेस्ट सीरीज को अपीयर किया हुआ था, ये है बेसिकली डाटा। और ये एवरेज मार्क्स है, कितने लोगों ने कितना स्कोर किया। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि एवरेज मार्क्स आपका 17.9 है। और यहाँ पे भी एक मिस्टेक हुई है कि मैं हर बार आपको वीडियो ऐड करके दिखा देता था, बट इस बार वीडियो में ऐड नहीं कर पाया हूँ। और ये बेसिकली मेरी बनाई हुई कैटेगरी है कि कौन से लोग किस कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे अगर आपने 26 to 30 स्कोर किया है तो यू आर इन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैटेगरी। और ध्यान रहे कि ये आपके मार्क्स हैं, आपने कहीं से चीटिंग या कुछ भी ऐसा नहीं किया हो। तो 24 to 25 इज़ द एक्सेलेंट, 22 to 23 इज़ गुड मार्क्स, वेरी गुड मार्क्स, एंड 20 to 21 इज़ गुड मार्क्स। और इसके नीचे अगर आप आ जाते हो तो एवरेज मार्क्स में आते हो। क्यों एवरेज मार्क्स में आते हो? बिकॉज इससे ऊपर काफ़ी सारे लोग हो गए हैं जो सीट को सिक्योर कर रहे हैं, तो आपको भी कोशिश करना है कि इससे आप ऊपर रहें। बाकी अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर सकते हो, आप लोगों का लाइक का रेशियो थोड़ा कम रहता है। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे। कई सारी PDF मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ, तो मैं जल्दी PDF अपलोड कर दूँगा। आप में से कई सारे लोग मुझे ऐसे भी पूछते हैं जो लोग न्यूली एडेड हैं कि ये टेस्ट सीरीज कैसे देना है और कहाँ पे इसका लिंक आता है। तो ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे ज्वाइन कर लीजिए। ये ग्रुप, इन दोनों जगह पे जब भी टेस्ट होगा शेड्यूल आपको पहले से बता दिया जाता है। तो जब भी टेस्ट होगा उस टाइम पे लिंक आपको मिल जाएगा गूगल फॉर्म का, वहाँ से आप टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कंसीडर्ड इन द न्यू एग्रीगेशन सर्विस। एग्रीगेशन सर्विस आप सभी को पता है, जैसे ओला एंड ऊबर हैं। कई बार मैंने इस पे क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से, और ये भी एक जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर इसके लिए आया हुआ है। इस टाइप के ऑर्डर बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं जो पब्लिक से कोरिलेट करते हैं, खुद को या फिर सेफ्टी से कोरिलेट करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि मेट्रो को तो मोटर व्हीकल ही नहीं एज्यूम किया जाता है, तो इस पर कोई एग्रीगेटर सर्विस नहीं है। एग्रीगेटर सर्विस के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो इस पर एक सेपरेट वीडियो है, आप सर्च कर सकते हो। एग्रीगेटर लिखना, उसके आगे मनु एकेडमी लिख देना, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। काफ़ी सारे लोगों ने सही किया, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप सभी को पता होगा। हु विल अथॉराइज टू इशू द एग्रीगेटर लाइसेंस, कौन इशू करता है भाई? स्टेट गवर्नमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन होता है, वहीं पे इनकी सर्विस होती है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट
इसको इशू करती है। मैक्सिमम लोगों ने गलत किया है इसमें, पता नहीं क्यों गलत किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। काफ़ी सारे लोगों ने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ें गजट में मेंशन किया गया है आपको वही लिखना है। जितने भी अथॉरिटीज़ हैं सबको अपॉइंट कौन करता है, सबको एथोराइज कौन करता है कि आपको क्या काम करना है, वो करती है बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए जनरली आपने देखा होगा कि जो भी CMVR होता है, जो भी आपका मोटर व्हीकल एक्ट होता है, उसमें जनरली स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें मेंशन होती हैं। और जब आप स्टेट का रूल पढ़ोगे, जैसे GMBR आप पढ़ोगे या फिर जो भी BMBR पढ़ोगे बिहार का, उसी तरीके से यूपी का अगर पढ़ोगे, महाराष्ट्र का पढ़ोगे, तो जो स्टेट्स के रूल होते हैं वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कैटेगराइज करती है कि आपको पर्टिकुलरली ये काम करना है, उस अथॉरिटी को ये काम करना है। तो चूंकि हम CMVR से रिलेटेड टेस्ट यहाँ पे ले रहे हैं, और ये जो जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर है, जब आप इसका जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर पढ़ोगे ग्रेटर का, तो वहाँ पे मेंशन किया गया है कि इससे रिलेटेड जो ज्यूरिडिक्शन होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, मतलब लाइसेंस आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। तो ये कन्फ्यूजन में ना रहे हैं आप लोग। व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ एग्रीगेटर लाइसेंस? कंटिन्यूसली मैंने इसको इसलिए पूछा हुआ है कि ये थोड़ा सा टॉपिक मुझे ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है। अब जरूरी नहीं है कि इससे क्वेश्चन आ ही जाएँ, क्योंकि पूरे CMVR से 4 to 5 क्वेश्चंस रहते हैं आपके, तो काफ़ी सारे टॉपिक हैं पूछे जाने के, बट ध्यान रखो आप तो ज़्यादा अच्छा है। 5 ईयर की इसकी वैलिडिटी होती है। अब कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस टाइप का जो जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर है कौन सा हम पढ़ें कौन सा नहीं पढ़ें, जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा, और हमारे साथ, मेरे साथ, या फिर जो लोग भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं जो MCQ बनाते हैं, उनके सामने भी एक प्रॉब्लम होता है कि जब वो MCQ बना रहे हैं और उसी टॉपिक पे पहले से उन्होंने MCQ या टेस्ट सीरीज बनाया हुआ है, तो कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहले तो हमें ध्यान रखना होता है कि वहाँ पे क्वेश्चन की रिपीटिशंस ना हो। तीसरी चीज़, अगर रिपीटिशन नहीं हो तो उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि कहीं पे ऐसा क्वेश्चन ना बन जाए जो आपके टॉपिक से इररिलेवेंट है या फिर आपके एग्जाम से इररिलेवेंट है। जैसे कोई भी इररिलेवेंट क्वेश्चन मैंने बना दिया, फिर क्या होगा, जो टेस्ट सीरीज देगा और जिसको मेरे ऊपर भरोसा होगा वो क्या हो जाएगा, डाउट में आ जाएगा कि यार ये वाला टॉपिक तो मैंने पढ़ा नहीं, क्या ये इंपॉर्टेंट था क्या, अरे यार मैं तो छूट गया ये, और फिर आपने टाइम वेस्ट करके वो टॉपिक पढ़ा, पता चले कि वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है। बट बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ भी बना देते हैं ये प्रूव करने के लिए कि उनके पास बहुत नॉलेज है। बट आपको ये ध्यान रखना होता है कि वहाँ पे किसी पर्टिकुलर आदमी का नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा है, चाहे मेरा या फिर किसी भी टीचर का या आपका नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा है। आपको वही पढ़ाई करनी है जो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत नॉलेजेबल कैंडिडेट होते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है और उनसे कम नॉलेज वाले का सिलेक्शन हो जाता है। रीज़न यही रहता है कि जो ज़्यादा नॉलेजेबल है, हो सकता है वो बहुत सारा मटेरियल इनरिलेवेंट पढ़ लिया हो, बहुत नॉलेज हो गया, आपस में बात करते हो आप लोग, तो आप लोग को फीलिंग आती है कि यार इसके पास तो बहुत नॉलेज है, इसने सारा पढ़ लिया, और जो रेलेवेंट था उसको पढ़ना वो भूल गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जो टॉपिक पढ़ना है वो पता हो कि आपके एग्जाम से रिलेवेंट है। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा प्रीवियस पैटर्न से। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो वहाँ से पता चलेगा कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है। अब आप कहोगे कि जीपीएससी में ये तो पहली बार आया हुआ है। हाँ, बिल्कुल पहली बार आया है, एक पेपर भी हो गया, तो आप दूसरे स्टेट्स का देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ध्यान रखो, क्योंकि ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए यार कि एलियन आपके पेपर नहीं बनाते हैं, वो भी वही आदमी बनाता है जो आपके यहाँ पे है। तो जब उसके पास क्वेश्चन जाएगा बनाने के लिए तो वो कहाँ से ढूंढेगा? वो भी गूगल करेगा, हाथ पांव मारेगा। और मैं स्टैट्यूटरी ऑर्डर को जनरली इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि अगर कोई भी आदमी क्वेश्चन पेपर बनाएगा ना तो उसके दिमाग में ये चीज़ तो होगी यार कि अगर ये मान लीजिए फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है तो उसको उस पर क्वेश्चन बनाने के लिए पहले सर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, यार ये कितनी बार चेंज हुआ है, लास्ट वाला चेंज कौन सा है। तो कौन इतना ज़्यादा रिसर्च करे? आपको पता है जो लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं वो पहले तो एफिशिएंटली गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, फिर धीरे धीरे चूँकि लैक ऑफ वर्क होता है, लोड नहीं होता है, प्रेशर नहीं होता है, इसलिए धीरे धीरे उनकी एफिशिएंसी कम होती रहती है। जब एफिशिएंसी कम होती रहती है तो वो भी क्या करते हैं, कहीं से कॉपी पेस्ट उठा के कर देते हैं। कौन जाए इतना झंझट पालने देखने की भाई कौन सा चेंज हुआ, अब क्या चल रहा है, तब क्या चल रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा चेंज पे फोकस नहीं करना है। जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंज हैं, जैसे कि मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, वहाँ पे मैक्सिमम मैं करा देता हूँ कि जो भी मेरे हिसाब से लगता है कि इंपॉर्टेंट है चेंज वो मैं करवा देता हूँ। बाकी अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है, फॉर द सेफ साइड आपको और पढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल आपके पास टाइम है तो पढ़ें। बट ऐसा ना करें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोड़ के और आप रिसर्च में लग गए, तो रिसर्च से ज्ञान हो सकता है, सिलेक्शन नहीं। ध्यान रखना आप लोग। तीसरी इंपॉर्टेंट बात होती है जब हम एमसीक्यू बनाते हैं कि एमसीक्यू ऐसा बने जिससे आपकी लर्निंग इंप्रूव हो। हम थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं बाकी चीज़ों से, बट हम ये भी देखते हैं कि लर्निंग इंप्रूव हो।
बट कभी भी लर्निंग इंप्रूव करने के लिए और रिपीटिशन को हटाने के लिए मैं ऐसी कोशिश नहीं करता हूं कि कोई भी इररिलेवेंट क्वेश्चंस बन जाए जिससे आपको कन्फ्यूजन हो कि ये टॉपिक पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, या एग्जाम से उसका कोई दूर दूर तक नाता नहीं है। खैर, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल, मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है ये आप ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये स्टैटिक्स हैं, अराउंड बहुत कम चांसेज होता है कि इससे रिलेटेड कोई चेंज आता है। चेंज आता है तो स्पीड से रिलेटेड नहीं आता है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट होते हैं वो ऑफ हाईवे ऑपरेशन में काम आते हैं। कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है या हाईवे कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, मैक्सिमम रोड पे तभी चलते हैं जब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा कंसर्न उनको लेके होता नहीं है। उनमें जो चेंजेज आते हैं वो बेसिकली चेंजेज आते हैं उनके डिज़ाइन को लेके, अगर उसमें कुछ ऐड करना है, कुछ सब्सट्रैक्ट करना है, कोई मॉडिफिकेशन करना है और वो मॉडिफिकेशन CMVR अलाउ नहीं कर रहा है बट आज की ज़रूरत बन गई हो वो मॉडिफिकेशन, तो वो सब चेंजेज आते हैं और वो सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं हैं। तो स्पीड जो है आपकी 50 किमी बराबर है। ये स्टैटिक डाटा है इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस चीज़ों को याद रख लेना आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एग्रीकल्चर ट्रैक्टर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ये नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है बट 2018 में इसमें चेंज किया गया था। 2018 को में बेसिकली जो फार्म ट्रैक्टर्स हैं, मतलब जो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स हैं जिसको किसान यूज़ करते हैं, उनको नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल की कैटेगरी से हटा दिया गया। जैसे उनको नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल कैटेगरी से हटाया जाएगा वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल में आ जाएंगे और फिर उनको ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेज लगेंगे। तो वो जो रूल था उसके ऊपर किसानों का बहुत अपोज हुआ था। अब मैं अपना अराउंड 1.5 आवर से ज़्यादा इस पर टाइम एक्सपेंड किया कि मुझे वो जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर जो है वो मिल जाए, कोई उस पर आर्टिकल मिल जाए अथेंटिक न्यूज़पेपर का, बट मुझे मिला नहीं। अब इसमें थोड़ा सा डाउट है कि वो जो ड्राफ्ट था वो पास हो गया, फाइनलाइज हो गया या फिर नहीं फाइनलाइज हो गया, तो इसमें थोड़ा डाउट है। इस क्वेश्चन को आप डाउट में रखना। अगर वो ये जो जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर आया था 2018 में, मैंने 2018 में जितने भी ऑर्डर्स आए थे सबको ओपन करके देख लिया जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, बट किसी में मुझे ये नहीं मिला। हो सकता है मेरी निगाहों से अगर कोई बच गया होगा और आपके पास होगा किसी कोचिंग की बुक या फिर किसी लोकल ऐसी कोई बुक आप भेजोगे तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास गजट है तो मुझे भेजना ज़रूर, मैं देख लूँगा, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लूँगा और ग्रुप में भी हम डिस्कस कर लेंगे। चूँकि इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं स्टार्स भी बनाता हूँ, बट चूँकि इसमें कन्फ्यूज़न है कि इसको अभी इंक्लूड किया गया है कि एक्सक्लूड किया गया है, अभी के लिए मैं ये ऑप्शन मान के चलता हूँ, बट पॉसिबिलिटी है कि ये वाला जो था इसको फाइनलाइज किया गया होगा। मैं ये थोड़ा सा इसलिए डाउट है इसमें क्योंकि इसका बहुत अपोज हो रहा था, क्योंकि किसानों को अब एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता ट्रांसपोर्ट में आने की वजह से, इसलिए वो लोग अपोज कर रहे थे। तो मे बी गवर्नमेंट ने उसको रिमूव कर दिया हो, इसलिए शायद नहीं मिल रहा हो, बट ये भी हो सकता है कि मैंने ढूंढा हो, मुझे नहीं मिला और हो वहाँ पे। तो अगर आपको मिलता है तो मेरे साथ शेयर जरूर करना, ग्रुप में आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कैटेगरी N मीन्स द मोटर व्हीकल विच एटलीस्ट 4 व्हील यूज फॉर द कैरिंग। देखो आप इसका जब डिफिनेशन पढ़ोगे ना तो वहाँ पे लिखा है कि गुड्स कैरी करेंगे विथ पर्सन्स। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पर्सन और पैसेंजर सेम चीज़ है, पैसेंजर अलग है, पर्सन डिफरेंट है। देखो कोई भी व्हीकल चलेगी यार तो उसको कोई आदमी ही चलाएगा ना, रोबोट तो चलाएगा नहीं। रोबोट भी चला रहे हैं आजकल, बट अभी तक इंडिया के रूल्स के हिसाब से एथोराइज नहीं है। आगे अगर एथोराइज कर देती है गवर्नमेंट तो ठीक है, वो भी पढ़ लेंगे, बट अभी के लिए उसको आदमी चलाता है तो उसे हम पर्सन कहते हैं, पैसेंजर नहीं करते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें लिखा है कि गुड्स कैरी करेंगे ये विथ पर्सन्स, मतलब वो उनकी बात कर रहे हैं जो ड्राइवर होंगे या फिर जो सामान का देख रेख करने वाला है, अटेंडेंट है, कंडक्टर है, उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका बी। काफ़ी सारे लोगों ने सही भी किया है वैसे। अ पर्सन इज होल्डिंग एंड द इफेक्टिव लर्निंग लाइसेंस विल बी अलाउड टू ड्राइव अ व्हीकल विथ। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है इंटरप्रिटेशन पे, और पॉसिबिलिटी है कि इतना इंटरप्रिटेशन आपको ना करना पड़े, एग्जाम में ना आए, मगर जैसे मैंने आपको बताया कि हमें नए क्वेश्चंस बनाने होते हैं इसलिए मैंने ये बनाया है। कुछ लोगों को इसमें डाउट है, कुछ लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, पर लॉ का जो इंटरप्रिटेशन होता है आपको कैसे करना होता है। जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट ने, अगर आप CMVR देखोगे या मोटर व्हीकल एक्ट देखोगे तो कहीं पे उन्होंने ये नहीं बताया है कि इंस्ट्रक्टर किसे कहोगे आप, मतलब इंस्ट्रक्टर की वहाँ पे डिफिनीशन दी नहीं गई है। मतलब हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि कोई भी आदमी जिसके पास परमानेंट लाइसेंस है। इंस्ट्रक्टर मतलब क्या होता है, ऐसा आदमी जो आपको इंस्ट्रक्ट कर सके। इंस्ट्रक्ट कौन करेगा, जिसको पहले से उस चीज़ को नॉलेज होगी। अगर उसके पास परमानेंट लाइसेंस है मतलब उसको गाड़ी चलाने का नॉलेज है, गाड़ी चलाने का नॉलेज है तो आपको इंस्ट्रक्शन दे सकता है, बता सकता है कि आप गाड़ी कैसे चलाओगे।
मतलब कोई भी आदमी इंस्ट्रक्टर हो सकता है। गवर्नमेंट ने कहीं पे ये मेंशन नहीं किया है कि आपको इंस्ट्रक्टर बनने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, या फिर कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया फिक्स किया है कि इंस्ट्रक्टर के लिए ये चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, नहीं, उसकी डेफिनेशन दिया गया है। इसलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही है। ये मैं पहले बता रहा हूँ कि ये आपके जो रूल्स हैं उन पे इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चंस है कि किस तरीके से आप रूल को इंटरप्रिटेट करते हो। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट खुद ही अपने रूल को टर्न आउट कर देते हैं। पहले जज थे, उन्होंने कुछ और इंटरप्रिटेशन किया, बाद वाले आए तो कुछ और इंटरप्रिटेशन किया, उसके बाद वाले आए तो कुछ और इंटरप्रिटेशन किया। तो रूल्स होते हैं, कई सारी चीज़ें बदलती भी रहती हैं। आपने देखे कई सारे लैंडमार्क जजमेंट दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, पर्टिकुलर हमारे मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड। तो वो सारी चीज़ें हैं, बट अभी के लिए जो मेरा इंटरप्रिटेशन है, चूंकि कहीं पे इसका डिफिनीशन मेंशन नहीं है कि किसे हम इंस्ट्रक्टर कहेंगे, मतलब कोई भी आदमी इंस्ट्रक्टर हो सकता है, तो ऑप्शन होगा आपका ए एंड बी। तो आपके मन में सवाल आएगा, क्या इस टाइप के इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है? तो बिल्कुल आ सकता है, देने को तो कुछ भी दे सकते हैं, बट मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी कम है। फिर आप कहोगे मैंने क्यों ऐड किया है? तो मैंने ऐड उसी रीजन से किया क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हम CMBR पे डिस्कस कर चुके हैं। मैंने CMBR पे MCQ भी बनाया है, कई सारी टेस्ट सीरीज हो चुकी हैं, तो मेरे पास चैलेंज होता है कि मैं नया क्वेश्चन बनाऊं ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे और आपकी लर्निंग भी इम्प्रूव हो। तो इसलिए मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। बट आपको बहुत ज़्यादा डीप में हर एक वर्ड की मीनिंग नहीं समझना है। आप क्लास 3 लेवल के एग्जाम दे रहे हो, मोस्ट प्रॉब्ली आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो मैं इस टाइप के इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाता हूँ उसका एक्सप्लेनेशन तो मैं अपने सोल्यूशन में बता ही दूंगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन टू गेट द लर्निंग लाइसेंस, चूंकि ड्राइविंग लाइसेंस का कुछ नहीं है इसलिए लर्निंग लाइसेंस का भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे नन ऑफ द एबव होगा, और मोस्ट ऑफ द आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने इसको सही भी किया है। एनी पर्सन ड्राइविंग अ गुड्स कैरेज कैरिंग अ गुड्स ऑफ द डेंजरस और हैजार्डनेस टू द ह्यूमन लाइफ मस्ट बी एबल टू रीड। अब ये आपके वहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको एटलीस्ट जो आपके 8th शेड्यूल में मेंशन है ना, टोटल आई थिंक सो कई सारी लैंग्वेज मेंशन है, 22 लैंग्वेज मेंशन टोटल, तो उसमें से एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, एक लैंग्वेज आनी चाहिए, उसके साथ साथ आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आनी चाहिए, मगर इंडियन लैंग्वेज की हम बात करें तो एक इंडियन लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका फर्स्ट हो गया। कहाँ पे मेंशन किया गया है? CMBR के रूल 9 में मेंशन किया गया है। अगर आप देखना चाहते हो, उसको हाईलाइट करना चाहते हो तो कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट। ये तो मुझे उम्मीद है कि सभी लोग सही किए होते, बट काफ़ी सारे लोगों ने गलत किया है। ऐसा ना करो। प्रिलिमिनरी टेस्ट जो होता है आपके लर्निंग लाइसेंस के लिए होता है, और वहाँ पे केवल आपका जो ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन लाइट सिग्नल है इसी का टेस्ट किया जाता है। जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए जाते हो तो वहाँ पे, जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है, कि एक ड्राइवर को मिनिमम मैकेनिक भी होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी ख़राब होती कहीं पे और जहाँ पे वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप कैसे बनाओगे। इसीलिए इस चीज़ का टेस्ट तब किया जाता है, मतलब इंजन से रिलेटेड और बाकी जो चीज़ें हैं कि आप व्हीकल के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, या फिर आप उनके कंपोनेंट्स के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो, बेसिक नॉलेज आपका है कि नहीं है, वो ड्राइविंग टेस्ट के टाइम पे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ड्राइविंग के टाइम पे किया जाता है। और लर्निंग के टाइप पे केवल आपको ये पता होना चाहिए कि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, रोड पे आपको व्हीकल कैसे चलानी है, लाइट्स की मीनिंग क्या है, जो सिग्नल्स हैं उनकी मीनिंग क्या है। हु कैन इशू द ड्राइविंग लाइसेंस इन द डिफेंस व्हीकल बिलोंग टू द आर्म्ड फोर्सेस। कई सारे लोगों ने इस पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया कि इसकी लैंग्वेज कैसी। देखो, आर्म्ड फोर्सेस में तीनों फोर्सेज आ जाती हैं। आर्म्ड मतलब होता है जो हथियार आप यूज करते हो, फोर्स मतलब सिंपल फोर्स होता है। तो सारी फोर्सेज आती हैं, आर्म्ड में सारी फोर्सेज आती हैं, चाहे वो परमानेंट वाले हों, शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले हों, जो भी हैं सारी आ जाती हैं। बट आर्म्ड फोर्सेज मतलब जनरल आर्मी मत समझ लो, वो कॉमन मैन होते हैं जिनको ऐसा समझ में आता है, मतलब कॉमन मैन जिन्होंने पढ़ा नहीं है चीज़ों को, वो मतलब समझते हैं कि आर्म फोर्स का मतलब होता है आर्मी, बाकी सब का मतलब फोर्स नहीं होता है। तो ऐसा आप इंटरप्रिटेशन ना करो। अब यहाँ पे मेंशन किया गया है एयर फोर्स का, ये बेसिकली है एबव स्क्वाड्रन लीडर, मतलब स्क्वाड्रन लीडर है, उससे ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं वो कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। बट यहाँ पे एबव एंड बिलो लिखा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया आपका, और यहाँ पे लोअर लिखा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा। आप लोगों ने ऑल क्यों किया, थोड़ा सा वर्डिंग पढ़ लिया करें। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा था, और इस क्वेश्चन को मेरे पूछने का बस इंटेंशन यही था। देखो, कहीं पे मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, बस यहाँ पे एबव के जगह पे लोअर किया है। कई बार क्या होता है, आप क्वेश्चन को पहले से रीड किए होते हैं
तो आप क्वेश्चन का ऑप्शन भी रीड नहीं करते हैं, आप क्या करते हैं, पट से टिक मारते हैं। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों ने इसी में गलती किया होगा, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने डाला था उसमें ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन था, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में चेंजेज नहीं थे कुछ भी। तो आप ध्यान दिया करो, क्वेश्चन को एक बार एटलीस्ट, पहले से भी पढ़ा है तो भी एक बार आप कुछ सेकेंड में उसको देख लें कि कोई चेंज तो नहीं है, पहले से चेंज रहेगा तो ऐसे ही गलत करोगे। वैसे एग्जाम्स में जो होते हैं वहाँ पे तो जहमत नहीं उठाता कोई चेंज करने का, फिर भी आप ये देख लें कि आप इस टाइप की हैबिट ना बनाएं कि बिना पढ़े एग्जाम को टिक मार्क कर रहे हैं, क्योंकि पहले से आपने उस क्वेश्चन को देखा हुआ है। और मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ने इसीलिए गलत किया है क्योंकि पहले से ये टेस्ट सीरीज में था, बट यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा चेंज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर इज आर एथोराइज टू इशू द लाइसेंस ऑफ द ड्राइविंग स्कूल। तो कौन एथोराइज होता है भाई, यहाँ पे रीजनल ट्रांसपोर्ट एथोराइज होता है बेसिकली। ये चीज़ें आपको कहाँ पे मेंशन मिलेगी, कई जगह मैं CMBR का रूल बताना भूल जा रहा हूँ कि कहाँ पे मेंशन होगा, बट आप देख पाओगे, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा इजीली। ड्राइविंग स्कूल सर्च कर लोगे तो भी मिल जाएगा। आपका जो CMBR का रूल 24 है वहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, और वहाँ पे ये भी बताया हुआ है पर्टिकुलर कि इस रूल के लिए कौन होगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी। जैसे 64 है रूल, आपका 72 है, इन सब के लिए जो अथॉरिटी होता है वो आपका रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होता है। ट्रेड सर्टिफिकेट इफेक्टिव इन, कहाँ पे इफेक्टिव होता है ट्रेड सर्टिफिकेट, ये आपके CMBR के 37 में मेंशन है। ऑल ओवर इंडिया होता है, इसकी वैलिडिटी 12 मंथ की होती है, और यहाँ पे मैंने वैलिडिटी भी पूछा है तो 12 मंथ की होती है। काफ़ी सारे लोगों ने सही किया है। मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होता है जब आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन पूछते हो, और स्पेशली जब आपके क्रॉस क्वेश्चन चाहे टेक्निकल हो या फिर एक्ट एंड रूल के हैं, अगर वो फंडामेंटल बेस्ड होते हैं ना, जिनमें कुछ लॉजिक होता है, तो रियली सॉल्व करने में भी मज़ा आता है। और मुझे ये भी अच्छा लगता है देख के कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी डेवलप हो चुकी है, चीज़ों को आप किस तरीके से ले रहे हो। और जैसे ही मैं टेस्ट सीरीज आपकी ख़त्म होती है, आप क्वेश्चन की बम्बार्डमेंट कर देते हो। द एपेलेट अथॉरिटी मस्ट पास द ऑर्डर इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द अप्लीकेंट एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी। कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ऑर्डर जो पास होगा आपका वो होगा 45 डेज में। आई थिंक सो कि इसमें गलत ऑप्शन सेलेक्ट हुआ था। सम टाइम क्या होता है, क्वेश्चन बनाते टाइम भूल जाते हैं कि ऑप्शन चेंज करना है। और जो आपको अप्लीकेशन देना होता है विद इन 13 डेज देना होता है, बस जो पास करना होता है ऑर्डर वो अप्लीकेशन के 45 डेज बाद। ऐसा नहीं कि जब डिस्प्यूट क्रिएट होगा, जब अप्लीकेशन हो गया, अप्लीकेशन के 45 डेज बाद, मान लीजिए ये भाई साहब हैं 20 दिन तक इंतजार किए, 20 दिन बाद इन्होंने फाइल किया, तो 20 दिन के बाद से 45 डेज काउंट होगा इस डेज के अंडर में। मतलब अगर टोटल डिस्प्यूट की बात करें तो 65 डेज के बाद तक सोल्यूशन आएगा ये केस में। बट आपको ये सब यहाँ पे अंक गणित याद नहीं करना, ठीक है, न्यूमेरिक चीज़ याद नहीं करना, बस फिक्स याद रखो 45 डेज विद इन 30 डेज आपको एप्लीकेशन करना होता है। कहाँ पे मेंशन किया गया है, आपके CMBR का जो रूल 30 है उसमें मेंशन किया गया है, उसका सब क्लॉज पढ़ लेना आप। 2 में आई थिंक सो मेंशन किया गया है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन हैज़ परचेड अ मोटर व्हीकल एंड द पब्लिक ऑक्शन विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन मार्क। आप इसको ध्यान से सुन लें, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज भी किया, ग्रुप में भी मैंने देखा, काफ़ी सारे लोगों ने मैसेज किया, काफ़ी सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है। देखिए, आपको ध्यान से इसको समझना है कि मान लीजिए कोई ऑक्शनिंग अथॉरिटी है और वो ऐसे व्हीकल का ऑक्शन कर रही है जिसके पास रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं है। अब कोई आदमी ऐसी व्हीकल लेके चला गया जिसके पास रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं है, तो उस पर ब्लेम हो सकता है कि भाई चोरी का उठा के ला रहा है। किसी को कैसे पता कि ये ऑक्शन से लेके आ रहा है, और अगर ये पता भी है तो किसने ऑक्शन किया वो कैसे पता रहेगा। और अगर ये भी पता है किसने ऑक्शन किया, चूंकि आप कहोगे स्लिप आएगी, तो वो अथॉरिटी अथॉराइज थी कि नहीं, वो तो कल मना कर देगी भाई कि मैंने ऑक्शन नहीं किया, मेरे नाम पे किसी ने फेक ने ऑक्शन कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरे नाम से किसी ने ऑक्शन कर दिया। तो लाइबल कौन होगा उस व्हीकल के लिए। तो इसलिए क्या किया जाता है कि जब ऐसी कोई व्हीकल, सपोज कर लीजिए कोई डीलर है, किसी ने एजेंसी खोला, इसने क्या किया, किसी एक्स बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। अब ये आदमी लाके गाड़ी खड़ा कर दिया, बस इसकी गाड़ी बिक नहीं रही, कोई खरीद नहीं रहा है, और ये लोन पे नहीं कर पा रहा है। लोन को अगर रीपे नहीं कर पाया, बैंक का टाइम हो गया, बैंक इससे वसूली करने के लिए आ गया, ये आदमी फरार हो गया, व्हाट एवर दैट, जो भी इशूज है आप समझ लेना, ठीक है। जैसे चौकसी साहब फरार हो गए हैं सोना बेच के, तो मान लेना कि ये भाई साहब फरार हो गए। अब इनका जो शोरूम है उसको ऑक्शन करना है, उसमें जो व्हीकल है उनको ऑक्शन करना है, क्योंकि उस पर बैंक का अधिकार हो गया। बैंक नोटिस देके आ जाएगा कि भाई मेरे पैसे से इन्होंने सारी व्हीकल खरीदा है, अब इसको मैं ऑक्शन करूंगी। अब जितनी भी व्हीकल एजेंसी में है, किसी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उस व्हीकल का ओनर कौन है। इससे पहले कौन ओनर था, डीलर ओनर था, मगर डीलर तो भाग गया, तो अब उस व्हीकल का ओनर कौन बनेगा, बैंक बनेगा। तो सबसे पहले अगर ये अनरजिस्टर्ड है
तो बैंक क्या करेगा, जहां भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे बैंक, चाहे जहां पे डीलरशिप है वहां पे, जहां पे ऑक्शन हो रहा है वहां पे, बेसिकली जहां पे ऑक्शन होता है वहीं की जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी होती है उसी रेंज में उसको रजिस्टर करवा लिया जाता है। क्योंकि आपको ये भी पता है कि पूरे स्टेट में कहीं पे भी रजिस्टर करवा सकते हो तो ठीक है, बट ये मान के चलते हैं कि जहां पे वो डीलरशिप है वहीं के रजिस्टरिंग अथॉरिटी के यहाँ पे रजिस्टर करवा गया। कोई भी रजिस्ट्रेशन करेगा, जो देखो रजिस्टरिंग अथॉरिटी जो है वो रजिस्ट्रेशन करती है, वो अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन नहीं करती है, कोई उसको एप्लीकेशन देगा। जैसे मेरी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करवाना है, मैं एप्लीकेशन दूंगा तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी वो व्हीकल मेरे नाम से रजिस्टर करेगी। रजिस्टरिंग अथॉरिटी कोई व्हीकल अपने नाम से रजिस्टर नहीं करती है। तो यहाँ पे मान लीजिए बैंक इसको एप्लीकेशन दे दिया इस रजिस्टरिंग अथॉरिटी को कि भाई ये सारी व्हीकल मेरे नाम से रजिस्टर कर दो, यूनियन बैंक के नाम से, एसबीआई के नाम से। अक्सर पैसा यूनियन बैंक और पीएनबी का लूटा जाता है, क्योंकि अब पता नहीं क्यों लूटा जाता, मुझे तो लगता है कि ये जो बैंक वाले हैं, इनके जो सुपीरियर हैं, ये खुद ही घुस खाते होंगे, नहीं बिना कुछ इंस्पेक्ट किए हुए, बिना वेरीफाई किए लोन दे दो भाई, अपना कमीशन रख लो, बाकी भागेगा लेके तो बैंक का पैसा डूबेगा, पीएसयू है गवर्नमेंट का डूबेगा, जिन्होंने डिपॉजिट किया है उनको बैन लगेगा कि आप पैसा नहीं निकाल सकते हो, मेरे बापू का क्या जाता है, तो लेके फरार हो जाते हैं। तो खैर पीएनबी वाले क्या करेंगे, बोल देंगे कि भैया ठीक है मेरे नाम से रजिस्टर कर दो, ये भाई साहब इनके नाम से रजिस्टर कर देंगे, इसके बाद क्या करेंगे, ये ऑक्शन कर देंगे। अगर ऐसा ये नहीं करेंगे तो कोई इनकी व्हीकल क्यों खरीदेगा? एक व्हाइट प्लेट की व्हीकल आप क्यों खरीदोगे अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा उसके ओनरशिप की? तो ठीक है, मुझे लगता है कि अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। स्टिल आपके मन में कोई डाउट है तो बता देना। राकेश ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा था किसी रजिस्टरिंग अथॉरिटी का कि वो लाइबल नहीं होते रजिस्ट्रेशन के लिए। देखिए वर्डिंग जो होता है उसका मतलब समझो। अब क्या है, ये क्या कि ये भाई साहब ने बेच दिया आपको और किसी ने खरीद लिया, मान लीजिए ये राकेश भाई साहब ने इसको खरीद लिया। अब इसके जो ओनरशिप ट्रांसफर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपकी होती है, अगर आप वो नहीं करवा पाओ तो आपका प्रॉब्लम है। मान लीजिए ये व्हीकल जो थी पहले से रजिस्टर्ड थी, किसके नाम से? शामू के नाम से, ठीक है। अब ये बैंक आके शामू की व्हीकल, चूंकि ऑक्शन कर लिया, बैंक का लोन इन्होंने रिपे नहीं किया था, तो शामू का व्हीकल क्या राकेश को बेच दिया गया। तो यहाँ पे जो ओनरशिप ट्रांसफर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई साहब वो आपकी होती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बना के ये बैंक दे देगा, बाकी काम आपको करना होता है। तो ये वो सेंस में लिखा हुआ था, ठीक है। अगर क्लीन व्हीकल है, उसका कहीं पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो कहाँ किसके नाम से होगा? पहले ऑक्शनिंग अथॉरिटी के नाम से। ऑक्शनिंग अथॉरिटी तो समझ गए होगा, जैसे यहाँ पे मैंने बैंक का एग्जांपल लिया था, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसका उस पर हक बनता है व्हीकल पे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस अंडर सेक्शन 56, इसको भी कुछ लोगों ने पूछा था, हालांकि इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जो सेक्शन 56 है ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप क्या जानते हो, आंसर आपको उसके हिसाब से नहीं देना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपको उसके हिसाब से आंसर देना है। तो सारे व्हीकल के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, यहां पे वो नहीं पूछा गया है, यहां पे पूछा गया है सेक्शन 56 के हिसाब से। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि अभी के लिए जो भी रूल पास हुए हैं कि सारे व्हीकल के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, वो सबके लिए अलग अलग हैं, सबकी वैलिडिटी अलग होती है। पर्सनल व्हीकल की वैलिडिटी अलग होती है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल की वैलिडिटी अलग होती है। अभी के लिए आप मान लो तो जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है प्राइवेट व्हीकल की, जितना दिन उसका रजिस्ट्रेशन वैलिड होता है उतना दिन उसका फिटनेस सर्टिफिकेट भी वैलिड होता है। आगे चल के जब स्क्रैपेज की पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी फाइनली, तो वहाँ पे फिटनेस सर्टिफिकेट का जो भी फंडा होगा वो लगाएंगे, ठीक है, या फिर जब ग्रीन टैक्स की पॉलिसी आ जाएगी तब लगाएंगे, तो वो चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल से रिलेटेड पूछा है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है स्पेशली सेक्शन 56। तो ध्यान रहे, आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसका आंसर दें। आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या चीजें जानते हैं, दैट इज नॉट अ मैटर फॉर एग्जाम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वैलिडिटी ऑफ द टूरिस्ट परमिट ऑफ मोटर कैब। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब ऑप्शन गलत सेलेक्ट हो गया था, और मैं ये क्वेश्चन सोच के बनाया था कि आप भी ऐसे सोच के इसको सही करोगे, और फिर मेरे दिमाग से भी निकल गया और वही जो टिक था वही टिक रह गया, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों को डाउट हो गया, काफ़ी सारे लोगों को मुझे मैसेज आ गया कि सर ये कैसे हो गया। यहाँ पे तो एज की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग सही हो। जो ऑथराइजेशन होता है टूरिस्ट व्हीकल की, अगर उसके वैलिडिटी की हम बात करें तो वो होता है 1 ईयर के लिए। कहाँ पे मेंशन किया गया है ये मेंशन किया गया है आपका जो CMVR रूल 83 है उसके सब क्लॉज 2 में, वहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी अगर हम व्हीकल के एज की बात करें कि कितना एज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली परमिट एक्सपायर हो जाएगी। तो अगर हम मोटर कैब की बात करें, मोटर कैब वो व्हीकल जो 6 पैसेंजर से ज़्यादा कैरी करती है, तो वहाँ पे 9 ईयर बताया गया है, बाकी सारे व्हीकल्स के लिए 8 ईयर बताया गया है।
तो व्हीकल का एज है। बट अगर परमिट की वैलिडिटी की बात करें, परमिट के अथोराइजेशन की बात करें, तो दैट इज फॉर 1 ईयर। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, नेशनल परमिट ऑफ द मल्टी एक्सल गुड्स कैरेज व्हीकल एज्यूम टू बी इनवैलिड इफ द व्हीकल अटेंड इन द एज। किस एज तक वैलिड रहेगा? तो आप सभी को पता होगा आई थिंक सो कि मल्टी एक्सल है तो मल्टी एक्सल के लिए एज होती है 15 ईयर। अगर मल्टी एक्सल नहीं है तो ये एज होती है 12 ईयर तक, बिल्कुल। और यहाँ पे जिसकी व्हीकल जो मैन्युफैक्चरर है, अगर उससे आप फिटनेस सर्टिफिकेट लेके आते हो तो 5 ईयर के लिए एक्सटेंड भी हो जाएगी। अगर मान लीजिए जो मैन्युफैक्चरर है वो इंडिया में ऑपरेट नहीं करता है, तो भी आपको जो एथराइज डीलर है यहाँ पे उससे सर्टिफिकेट लेके आओगे तो भी इसको 5 ईयर के लिए एक्सटेंड किया जाता है। बट उससे मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओवरऑल लेंथ ऑफ द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल हैविंग मोर देन 2 एक्सल, 2 एक्सल से ज़्यादा है तो 18 होगा और उससे कम है तो 12.75 होता है। ये भी स्टैटिक डाटा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है। इससे पहले भी डाला हुआ था ये क्वेश्चन, 60% वाला भी कई बार क्वेश्चन में डाल चुका हूँ, इसीलिए काफ़ी सारे लोगों ने सही भी किया है। तो ओवर हैंगिंग वाला है, ये भी सही है। CMBR के रूल आपके 93 में मेंशन किया गया है, ये सारी चीज़ें याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवन मोटर व्हीकल अदर देन द कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल शैल बी फिटेड विथ न्यूमेटिक टायर, ना न्यूमेटिक टायर से फिटेड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके सेफ्टी से रिलेटेड हैं, इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस यहाँ पे डाला हूँ। और ये स्टैटिक्स भी हैं, इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई चेंज, अगर मान लीजिए कोई एकदम से नया आविष्कार आ गया, कोई नया टाइप का टायर बन के आ गया जो न्यूमेटिक टायर से ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा ड्यूरेबल है, ज़्यादा रिलायबल है, कॉस्ट कम है, तभी ये चेंज होंगे। हाँ, रोलर का ध्यान रख लेना, कुछ को यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया है। जो रोलर आते हैं, रोड रोलर बेसिकली उसमें जो दूसरी व्हील लगी होती है स्टील की, तो उनको छोड़ के बाकी सब में न्यूमेटिक लगा होता है। तो ये आप ध्यान रखना है किसको एक्सक्लूड किया गया है, वो भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी वो भी पूछ लेता है, और कौन कौन सी इंक्लूड हैं वो भी आपको ध्यान रखना होता है। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर व्हीकल एक्सक्लूडिंग टू हैव द रिवर्स गियर। ये भी थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज चेंज है, बट 50% लोगों ने इसको सही किया हुआ है। इसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आप लोगों ने एक CMBR का रूल पढ़ोगे जब 99, जहाँ पे बेसिकली वो है कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन के बारे में। तो बैकवर्ड मोशन कब होगा, जब रिवर्स गियर लगी रहेगी। तो इन सब में यहाँ पे पूछा गया कि नॉन व्हीकल है एक्सक्लूडिंग, तो यहाँ पे जितनी है सब में रिवर्स गियर होते हैं एक्सेप्ट इन द मोटरसाइकिल एंड 3 व्हील, सब में होती है, 3 व्हील में नहीं होती और बाइक में नहीं होती है, तो वो ऑप्शन में है नहीं, तो ये आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेड इंडिकेटर लैंप। अब इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हुआ है, यहाँ पे वर्ड में लैंप लिखना भूल गया था, लैंप लिखते तो ज़्यादा एक्यूरेट होता क्वेश्चन। रेड इंडिकेटर का भी अगर आप कहोगे तो रेड इंडिकेटर भी केवल उसी सेक्शन में मेंशन है पूरे CMBR में, सॉरी सेक्शन में बोल दिया, पूरे CMBR का अगर हम रूल की बात करें तो जो रूल आपका 105 है, केवल और केवल उसी में रेड इंडिकेटर मेंशन किया गया है। बट अगर ज़्यादा एक्यूरेटली हम बात करें तो रेड इंडिकेटर लैंप की यहाँ पे बात कर रहे थे। रेड इंडिकेटर लैंप आपके रेयर साइड में जो कंस्ट्रक्शन व्हीकल होती हैं वहाँ पे माउंट होता है, और जो आपके नंबर प्लेट्स होती हैं उसके ऊपर माउंट होता है रेयर के नंबर प्लेट पे। ऑल एग्जॉस्ट पाइप, ये देखो आप कहोगे कि ये क्वेश्चन मैंने क्यों ऐड किया है, तो इस क्वेश्चन को ऐड करने का मतलब है सेफ्टी। क्यों सेफ्टी से ये रिलेटेड है, क्योंकि जो एग्जॉस्ट पाइप से जो भी चीज़ें आएंगी उनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और अगर आपके टंकी से पास में है वो और किसी भी टाइप का थोड़ा बहुत भी लीकेज है तो फायर होने की चांसेज होते हैं। तो इसलिए चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी से रिलेटेड है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। मे बी ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, मे बी पूछे जाए या नहीं पूछे जाए। नहीं तो आप कहोगे कि यार ऐसा डाटा कौन याद रखेगा, इस टाइप के डाटा याद रखना बड़ा मुश्किल होता है कि कितना mm दूर था, वो कितना mm दूर था। बट इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड करने का मतलब ये है क्योंकि ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कम पे रहेंगे तो आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, फायर होने के चांसेस भी रहेंगे, तो ये आप ध्यान रखना। तो आप एक इंटरप्रेट कर पाओगे किस टाइप के क्वेश्चन को आपको स्ट्रेस दे के पढ़ना है, कौन से डाटा पे स्ट्रेस दे के पढ़ना है, कौन सा याद रखना है। सिंबल ऑफ एक्सप्लोडिंग बम, यहाँ पे सिंबल और बैकग्राउंड दो चीज़ें होती हैं। तो बैकग्राउंड यहाँ पे ऑरेंज कलर का होता है, काफ़ी सारे लोगों ने ऑरेंज को टिक किया है, तो ध्यान रखना आप सिंबल किस चीज़ का बना है और किस बैकग्राउंड पे बना है। तो जैसे बैकग्राउंड क्या होता है, इसका ऑरेंज कलर कर दिया और यहाँ पे सिंबल कुछ इस तरीके से जिग जैग टाइप का बनाते हैं। तो जिग जैग टाइप का जो सिंबल होता है वो होता है ब्लैक कलर का। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, दोनों चीज़ें पूछ सकते हैं आपसे, बैकग्राउंड कलर भी पूछ सकते हैं,
इससे पहले मैंने कई बार बैकग्राउंड कलर पूछा हुआ था, इसलिए शायद आप उस चीज़ से आगे निकल नहीं पाए, तो यहाँ पे गलत किए हैं काफ़ी सारे लोगों ने, बट अब ध्यान रखना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज एग्जॉस्ट गैसेज ऑफ द इंजन अलाउड टू एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में अलाउ किया गया है। तो अगर आप अपना CMVR का जो रूल 112 है जो एग्जॉस्ट गैसेज के बारे में बात करता है उसको पढ़ोगे तो उन्होंने ऐसा कुछ लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि किस डायरेक्शन में अलाउ नहीं है। तो किस डायरेक्शन में अलाउ नहीं है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में और लेफ्ट साइड नहीं जाना चाहिए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। तो इसके अलावा जो बाकी डायरेक्शन बचती हैं उसमें आप भेज सकते हो उनको ना, तो बैक डायरेक्शन बच गया आपका, राइट डायरेक्शन बच गया, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपल्सरी फॉर द व्हीकल हैविंग नेशनल परमिट। तो ये भी आई थिंक सो जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर से मैंने लिया हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये सारे होते हैं, मुझे लगता है कि इससे पहले जब जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर में पढ़ रहा था तो अब तो फास्ट टैग को सारी व्हीकल के लिए कर दिया गया है, क्योंकि वो जनरल स्टैट्यूटरी ऑर्डर पहले आया हुआ था। अभी ये भी आप ध्यान रखना कि फास्ट टैग के लिए नेशनल हाईवे पे अगर आप जा रहे हो तो सारी व्हीकल में फास्ट टैग लगा होना चाहिए इफ़ यू आर ट्रेवलिंग ऑन द नेशनल हाईवे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बाकी में ये ट्रैकिंग सिस्टम इसलिए होना चाहिए ताकि व्हीकल को ट्रैक किया जा सके कि व्हीकल अभी कहाँ पे रन कर रही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलिजिबिलिटी फॉर द RBSF। ये जो आप स्क्रैपेज पॉलिसी के लिए स्टेशंस बनाने हैं, अभी स्क्रैपेज पॉलिसी अपने ड्राफ्ट के फेम में, अगर आपके एग्जाम तक फाइनलाइज होती है तो आपको ये पढ़ना चाहिए। बट मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस ना दें, जो भी अभी पॉलिसी ड्राफ्ट फॉर्मेट में है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस आप नहीं करेंगे तो चलेगा। बट एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर वो ड्राफ्ट में है और उससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हमारे CMVR और मोटर व्हीकल एक्ट में मेंशन है, चूँकि ये चीज़ें अभी न्यूज़ में रहती हैं, नया नया ड्राफ्ट आया रहता है, तो चांसेज होते हैं कि एग्जामिनर के माइंड में ये चीज़ हो और इससे रिलेटेड चीज़ वो CMVR से ढूंढ के या मोटर व्हीकल एक्ट से ढूंढ के क्वेश्चन में डाले। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है कि आपके माइंड में रहे कि स्क्रैपेज, फिटनेस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी फॉर द ट्रांसपोर्ट व्हीकल, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप अपने माइंड में रखना इस चीज़ को। अभी के लिए ऑरेंज कैटेगरी है, ऑरेंज ग्रीन व्हाइट वाट एवर द कैटेगरी क्या होती है, इस पर हमने पोल्यूशन बोर्ड से रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो सर्च करके। इफ द नंबर प्लेट हैज़ येलो बैकग्राउंड, ये भी मैंने GSR से लिया हुआ है, वो GSR आप पढ़ लेना, उसमें सारे नंबर प्लेट के बारे में बताया गया है कि नंबर प्लेट पे जो नंबर और डिजिट होते हैं, जो वर्ड और डिजिट होते हैं, उनका कलर क्या होता है, बैकग्राउंड कलर क्या होता है, और जिस कलर का रहेगा तो मतलब वो व्हीकल की मीनिंग क्या होगी कि किसके लिए वो रजिस्टर्ड किया गया है स्पेशली। तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। यहाँ पे जो टेम्पररी व्हीकल, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, जैसे जो डीलर्स यूज़ करते हैं अपने व्हीकल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चरर्स यूज़ करते हैं, होलसेलर यूज़ करते हैं, जो उनको टेम्पररी सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो बेसिकली वहाँ पे जो नंबर होता है दैट इज़ द रेड अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक होता है। तो यहाँ पे अगर इस टाइप का है तो आपका जो होगा दैट इज़ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर यहाँ तक आ गए हो तो लाइक ज़रूर कर लें, अगर आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए, और थोड़ा औरों के साथ भी शेयर करते रहिए। ये सब चीज़ें मैं कहता नहीं हूँ बार बार, बट आप अगर करोगे तो डेफिनेटली अच्छा लगता है, क्योंकि जब आपको कोई प्रमोट करता है तो आप थोड़ा ज़्यादा पैशनेट होकर चीज़ों को करते हैं। तो आप भी औरों के साथ शेयर करते रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपको समझ में नहीं आई हो, या कहीं पे कॉम्प्लिकेशन लग रही हो, कहीं पे डाउट लग रहा हो, या कुछ भी वट एवर दैट, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आपकी इच्छा भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस है नहीं। चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक।